यहां तक हमने कहानी कर ली। अब हम लोग बात करेंगे आगे यहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका स्प्रेड कैसे हुआ। ठीक है, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेटा हमारा किस तरीके से फैला, किस तरीके से स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। डन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे यहां पे कि नंबर 1 देखिए, आपको सबसे पहले पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या कोई भी आंदोलन रहा हो जो कांग्रेस की लीडरशिप में चलाया गया, उसमें 2-3 बातें बिल्कुल कॉमन है। पहला है कि फॉरेन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना, यानी रिफ्यूज करना उनको यूज करने से। लिकर की दुकानें, लिकर बेटा जहां पे मिलती है अल्कोहल, ठीक है, लिकर की दुकान क्या होती है, जहां पे अल्कोहल मिलती है, जिसको पीने के बाद आदमी को पता ही नहीं चलता कि ब्रिटिश है कि इंडियन है, सब भाई भाई हो जाते हैं, राइट। तो डिवाइडेड बाय द पॉलिटिक्स, यूनाइटेड बाय द अल्कोहल, ये वाला सिनेरियो है इनका। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि ऐसी अल्कोहल शॉप से सरकार को यहां पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, बहुत पैसा आता है। अगर आप इन शॉप्स की एंट्री को ब्लॉक कर दोगे तो सरकार का जो इकोनॉमिकल फ्रंट है वो यहां पे काफी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारी बातें पढ़ेंगे। नंबर 1, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि अभी लोगों से क्या कहा गया, लोगों से कहा गया कि आप कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करिए, आप जितने भी अंग्रेजी लॉज हैं, कानून है, उनको यहां पे तोड़ दीजिए। दूसरी बात क्या कही गई, तो लोगों ने क्या किया, भैया ऑब्वियस सी बात है, गांधी का कॉल है, कांग्रेस कह रही है कि भैया लॉज तोड़िए, तो लोग यहां पे मोटिवेट हो गए। तो लोगों ने क्या किया, ब्रोक द सॉल्ट लॉ को तोड़ा, खुद से नमक बनाना स्टार्ट कर दिया। तीसरी बात, जो सरकारी सॉल्ट फैक्ट्रीज थी, यानी जो सरकार की नमक बनाने वाली फैक्ट्रीज थी, उनके सामने इन्होंने धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ दोस्तों, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लोगों ने बहुत जगह पे फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करना स्टार्ट किया। फॉरेस्ट लॉज यानी वो कानून जिसके तहत आप देखेंगे तो जो इंडियन लोग थे बेचारे, उनको फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। खासकर जो हमारे आदिवासी लोग हैं, ऐसे गांव जो जंगलों के बहुत पास हैं, फॉरेस्ट लॉज के आने के बाद से क्या हुआ था, उन सबके अधिकार छीन लिए गए थे, उनको फॉरेस्ट में परमिशन नहीं दी जाने की। अगर वो जाना भी चाहते थे तो उसके लिए बहुत हेवी टैक्सेस उनको पे करने पड़ते थे। अभी क्या हुआ, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती तो लोग क्या करते हैं, ऐसे सारे फॉरेस्ट लॉज को तोड़ते हुए कहां घुस जाते हैं, जंगलों के अंदर घुस जाते हैं, खासकर रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर। तो ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे, अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए थे, और ब्रिटिशर्स यहां की सारी फॉरेस्ट वेल्थ को एक्सप्लॉइट किया करते थे, यूज किया करते थे, और इंडियंस को यहां पे घुसने की परमिशन नहीं थी। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होता है तो लोग सारे लॉज को तोड़ते हुए इन जंगलों के अंदर जाके घुस जाते हैं और बहुत सारा सामान लूट लेते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद क्या होता है कि भाई बहुत सारे जो विलेज ऑफिशियल्स थे, विलेज ऑफिशियल्स मतलब आपके जो प्रधान वगैरह थे, ठीक है, गांव के प्रधान हो गए, मुखिया हो गए, इन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। फिर अगर आप देखोगे तो पेजेंट्स थे, हमारे फार्मर्स थे, इन्होंने कहा कि भैया हम यहां पे रेवेन्यू यानी टैक्सेस नहीं देने वाले और चौकीदारी टैक्स भी नहीं देंगे। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है सर चौकीदारी टैक्स क्या होता है। देखिए चौकीदारी का मतलब होता है वॉचमैन, राइट। तो वॉचमैन आपने सुना है कि जागते रहो, मेरे भरोसे बिल्कुल मत रहो, ठीक है। तो पहले के जमाने में कॉलोनीज वगैरह में वॉचमैन वगैरह ज्यादा होते थे, राइट, कि वॉचमैन था एक, मतलब एक चौकीदार था जो आपके कॉलोनी की निगरानी करता था, रखवाली करता था। आज भी होता है बट बहुत कम होता है, राइट, कि जागते रहो ऐसे ठक ठक डंडा लेके घूमता था वो, है ना। कुछ लोग थे नालायक थे, कहते थे जागते रहो, मेरे भरोसे बिल्कुल मत रहो, मुझे नींद आ रही है भाई। ठीक, अब द पॉइंट इज कि पहले के जमाने में जो सिस्टम था आपका चौकीदारी का, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले ब्रिटिशर्स थे उस जमाने के अंदर, है ना। और यहां पे ब्रिटिशर्स का मतलब बहुत क्लियर होता था कि ये क्या करते थे, चौकीदार यानी वॉचमैन अपॉइंट करते थे, और वॉचमैन क्या करता था, गांव वगैरह के ऊपर नजर रखता था, जंगलों के आसपास नजर रखता था, ठीक है, कि कहीं कोई इंडियन तो नहीं घुस जा रहा है जंगल के अंदर, कहीं कोई गांव वाला कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ इस चौकीदार को टैक्स पे करना पड़ता था इसकी इनकम के लिए। तो अभी क्या हुआ कि गांव वालों ने क्या कहा कि हम ना तो रेवेन्यू देंगे, ना तो तुमको जमीन का टैक्स देंगे, और ना ही हम इस चौकीदारी टैक्स को भरेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार इन्होंने क्या किया भैया, जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, और लिकर शॉप्स की जो एंट्री है उसको यहां पे ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। तो पिकेट करने का मतलब होता है लिकर शॉप्स की एंट्रीज को ब्लॉक कर देना, राइट। चलिए तो हमने क्या पढ़ा, हमने 6 पॉइंटर्स पढ़े सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंटर कहता है कि लोगों को कहा गया कि आप कॉलोनियल लॉज की धज्जियां उड़ाइए, आप कानून तोड़ दीजिए। एज अ रिजल्ट लोगों ने क्या किया कि कानून को तोड़ना स्टार्ट किया। कौन कौन से कानून, जैसे सॉल्ट लॉ हो गया, फिर लोगों ने खुद से नमक बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर जो सरकार की नमक की फैक्ट्रीज थी उनके बाहर धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर लोगों ने क्या किया, आप देखेंगे बहुत सारे जंगल के जो इलाके थे, रिजर्व फॉरेस्ट थे, उसमें कानून को तोड़ते हुए लोग वहां घुस गए। विलेज के जो बड़े बड़े सरपंच वगैरह थे, प्रधान वगैरह थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। एंड जो पीजेंट्स थे, हमारे फार्मर्स थे, उन्होंने कहा कि हम भैया किसी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे, ना तो जमीन का टैक्स देंगे और ना ही ये चौकीदारी टैक्स देंगे। एंड साथ ही साथ फॉरेन प्रोडक्ट का यहां पे क्या किया जाता है, बॉयकॉट किया जाता है, और जो लिकर की दुकानें हैं, अल्कोहल की दुकानें हैं, उनकी एंट्री को यहां पे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से ब्रिटिश सरकार की कमर को तोड़ के रखने का
पूरा इंतजाम जो है यहां पे कांग्रेस ने कर लिया था। अब देखिए एक बात बड़ी सिंपल सी है कि आपको पता है दोस्तों कि जब ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आप कुछ करते हैं तो ब्रिटिश सरकार चुप नहीं बैठती, ठीक है। उसके पास सीधा एक सिंपल सा फंडा है कि लाल फूल नीला फूल, ध्यान से सुनिएगा, लाल फूल नीला फूल हमारा डंडा ब्यूटीफुल। आई बात समझ में? तो ब्रिटिश सरकार का सिंपल फंडा है भैया कि अगर तुमने हमारे अगेंस्ट कुछ किया तो हम तो एक ही भाषा जानते हैं, वो है डंडे की भाषा। डंडा उठाएंगे जोर का जमाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। तो डंडा उठाएंगे और जोर का जमाएंगे, यानी फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करना, पुलिस बल का इस्तेमाल करना, ठीक है, लोगों को टॉर्चर करना, अरेस्ट करना, पिटाई लगाना उनकी। यही एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो किसको आती थी? हमारे ब्रिटिशर्स को। अब एज अ रिजल्ट जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे देश भर के अंदर वायरल होने लगा, आज की भाषा में, जेनजी की भाषा में कहें तो वायरल होने लगा, और पुरानी भाषा में कहें तो स्प्रेड होने लगा, तो उसका रिजल्ट आया, उसका रिटेलिएशन आया। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे मूवमेंट के लीडर कौन है भैया? कांग्रेस वाले लोग, गांधी जी हमारे, राइट। तो अब क्या किया है? सबसे पहले जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार थी, उसने क्या किया? कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट किया। सिंपल सी बात है, ब्रिटिश वाले गोरे लोग आ रहे हैं एकदम मूछे उच्छे पहन के मतलब मूछे लगा करके अपनी बड़ी बड़ी, यू कांग्रेस पीपल, तुम लोग यहां दंगा फसादा। एक तो यार ऐसे बोलते थे, हिंदी इनकी सबटाइटल भी समझ नहीं आती थी, ठीक है। तो आ रहा है भैया ब्रिटिशर अपना बढ़िया से, दिख गया कांग्रेस का नेता, यू कांग्रेस गाइस, यू आर स्प्रेडिंग द वायलेंस इन द कंट्री, दैट्स वेरी बैड कांग्रेस पीपल, वी विल अरेस्ट यू एंड पुट यू बिहाइंड द जेल, दिस इज नॉट, ठीक। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस के नेता है, जो कांग्रेस के लीडर्स है, उनको यहां पे उठा के कहां डाला जा रहा है भैया? जेल के अंदर, ठीक, जेल के अंदर उठा के डाल दिया। अब मान लो कि तुम्हारे फेवरेट नेता को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें गुस्सा तो आएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों के बीच में जो था और पुलिस के बीच में वायलेंट क्लैशेस यानी फाइट हो गई, भिड़ंत हो गई। अब मान लीजिए, देखिए बहुत सारे आजकल मोदी जी के बहुत फेवरेट लोग हैं ना, कि बहुत सारे लोग ऐसे जो मोदी जी को बहुत मानते, कहते हैं अरे यार मोदी जी वेरी नाइस मोदी जी, है ना। और अगर आज को मान लो कोई मोदी जी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो लोग क्या करेंगे? लोगों के अंदर तो गुस्सा आ जाएगा, लोग कहेंगे अरे मोदी जी को मारता है, अरे मोदी जी को नुकसान पहुंचाएगा, अभी बताते हैं तो आर के रुक, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे भैया? लोग बड़े गुस्से में आ जाएंगे, लोग कहेंगे यार हमारे पॉलिटिकल लीडर के साथ आप ऐसा कर रहे हो, हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो सेम वे जो कांग्रेस लीडर्स के सपोर्टर्स थे, उनके बीच में और पुलिस के बीच में क्या हो गया भैया? लड़ाई हो गई, फाइट होनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 के अंदर। अब खान अब्दुल गफ्फार खान एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल फिगर माने जाते हैं भारतीय पॉलिटिक्स के। इनको कई बार ना फ्रंटियर गांधी का उपाधि दिया गया था। फ्रंटियर गांधी इसलिए कहा जाता है, अगर आप देखेंगे तो जो भारत का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, यानी आज के जमाने का पंजाब और उसके आसपास का इलाका मान लीजिए, जो काफी हद तक अभी पाकिस्तान के पास है, लाहौर, पेशावर, इधर इधर का, तो वहां पे करीब बड़े एक्टिव नेता थे, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे पब्लिक में इनकी बड़ी समाज में इज्जत थी। तो जब खान अब्दुल गफ्फार खान को जब अरेस्ट किया जाता है अप्रैल 1930 में, तो इसके चलते क्या होता है भैया? लोग यहां पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पीपल प्रोटेस्टेड इन पेशावर फेस द पुलिस फायरिंग। तो यहां पे क्या हुआ? जब खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया तो भैया जो पेशावर के अंदर लोग थे, इनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने पुलिस से जाके सीधा भिड़ गए। वो प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारे नेता को रिलीज करिए, हमारे नेता को आपने अरेस्ट क्यों किया है। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उन पे गोलियां बरसा रही है, उन पे फायरिंग कर रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक महीने बाद गांधी को भी यहां अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी को कहा जाता है बेटा तुम बहुत सत्याग्रह कर रहे हो, है बहुत जगह, सब जगह देखो सत्याग्रह सत्याग्रह सत्याग्रह, हर एक आदमी को तुमने सत्याग्रह का लेसन सिखा रखा है ना। इतने आंदोलनबाजी कर दी तुमने, हमारा जीना मुश्किल कर रखा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, गांधी जी तुमको भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ कि देखो पहली बात खान अब्दुल गफ्फार को अरेस्ट किया गया। एज अ रिजल्ट उनके सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया पेशावर के अंदर, जो अभी पाकिस्तान में आता है, ठीक है। एंड जो पुलिस थी उसने उनके प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग करना स्टार्ट किया, गोली बरसाना स्टार्ट कर दिया। एक महीने बाद आप देखेंगे गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था आपका, धीरे धीरे करके बहुत बहुत बड़ा होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स थे, ठीक है, आप इंडस्ट्रियल वर्कर्स मतलब इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स, कहां पे? शोलापुर के अंदर। शोलापुर एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में। तो इन्होंने क्या किया? जो पुलिस पोस्ट थे, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स थे, यानी जितने भी सरकारी आप कह सकते हैं बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेस थे, उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यार यहां पे लड़ाई, जो एक नॉर्मल पीसफुल इवेंट हो सकता था, एक नॉर्मल शांति भरा आंदोलन हो सकता था, वो आंदोलन अभी दोबारा से क्या हो गया? वायलेंट हो गया। बिकॉज देखो लोगों का सिंपल है, लोगों का कई बार नेताओं से बड़ा अटैचमेंट होता है ना, और अगर पुलिस वाले सामने से गोली मारेंगे तो डेफिनेट सी बात है इंडियन जनता देखेगी तो है नहीं, तो इंडियन जनता भी तो रिस्पॉन्ड करेगी। देखिए सत्याग्रह, नॉन वायलेंस सब कुछ बढ़िया है,
लेकिन सामने अगर पुलिस वाला गोली लेके खड़ा हो, तुम पे गोली चला रहा हो, तुम ये थोड़ी कहोगे भैया मजा नहीं आया, इधर गोली नहीं मारी, इधर मारो पट्टे से हेडशॉट। तुम ऐसा बोलोगे क्या, अरे पुलिस वाले भैया इधर हाथ पैर पे कहां गोली मारो, इधर मारो पट्टे से हेडशॉट, एक बार मजा आए, थोड़ा सा फील हो हमको, है सत्याग्रह करेंगे हम, सत्याग्रह नॉन वायलेंट, कोई टेंशन नहीं है, चलाओ भैया चलाओ गोली, हाथ पैर में मजा नहीं आ रहा, मारो इधर पेट से हेडशॉट, है तो आदमी जो है एकदम ढेर हो जा रहा है। तो अब द पॉइंट इज कि ये टॉलरेंस देखो हर एक के अंदर नहीं है, ये टॉलरेंस हर एक इंसान के अंदर नहीं हो सकती कि पट्ट से हेडशॉट पड़े और आदमी जो है वहीं खड़ा रहे, पॉसिबल नहीं है ना। हर कोई वुल्वरीन नहीं है, हर कोई डेडपूल नहीं है कि नहीं। तो हम लोग नॉर्मल लोग हैं। तो अभी क्या हुआ कि जब मूवमेंट मतलब बहुत तेजी से स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया, फोर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, ठीक है, यानी बल का प्रयोग किया। अब एज ए रिजल्ट कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट कर लिया, तो जो कांग्रेस नेता के सपोर्टर्स थे भैया वो गुस्से में आ गए, तो एज ए रिजल्ट उनकी और पुलिस वालों की लड़ाई होने लगी। अब जब खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया तो उनके सपोर्टर भूल गए पुलिस वालों से। फिर आप देखोगे कुछ महीने बाद, एक महीने बाद गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब इसका रिस्पांस कुछ ऐसा आया कि जो महाराष्ट्र के अंदर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स थे, उन्होंने सरकारी बिल्डिंग्स पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। तो एज ए रिजल्ट अगर आप देखेंगे इसके रिस्पांस में क्या होता है कि बहुत सारे जो पीसफुल सत्याग्रही थे उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार जो है अटैक कर रही है, जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार अटैक कर रही है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। करीब 1 लाख सत्याग्रहियों को यहां पे अरेस्ट किया गया था, 1 लाख, कैन यू इमेजिन गाइस कि 1 लाख लोगों को यहां पे ब्रिटिश सरकार ने बंदी बना लिया था, अरेस्ट कर लिया था और जेलों के अंदर डाल दिया था जैसे तैसे। इसमें बच्चे भी थे, इसमें महिलाएं भी थी और इसमें आपके बड़े बुजुर्ग भी थे, मतलब सभी टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे। अब भारत में जिस आइडियोलॉजी से गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट किया, वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं खत्म होना स्टार्ट हो रही है। बिकॉज गांधी चाहते थे कि कानून तो तोड़ा जाए लेकिन एक बहुत ही पीसफुल तरीके से, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार यहां पे बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट करती है, ब्रिटिश सरकार यहां पे बल का प्रयोग करती है, और यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप देखोगे कि वायलेंस आना स्टार्ट हो जाता है, हिंसा आनी स्टार्ट हो जाती है, तो गांधी को आ जाती है टेंशन। अब गांधी को लगता है कि यार 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, ऐसे तो किसी भी काम का नहीं रहा है आंदोलन। तो गांधी क्या करते हैं, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, है ना, जिनका नाम था वाइसरॉय इरविन, ठीक है, वाइसरॉय एक प्रोफाइल है, एक पोजीशन है जो भारत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश सरकार के, आप मान लीजिए वो वाइसरॉय साहब हैं, और इस बंदे का नाम है इरविन, ठीक है। तो गांधी क्या करते हैं कि गांधी इरविन के साथ एक समझौता करते हैं जिसे आप कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों आप इसे, गांधी इरविन पैक्ट। अब वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहां पे अब्रप्टली बंद करने के या फिर स्टॉप करने के। तो एज अ रिजल्ट आप देखेंगे क्या होता है बच्चों यहां पे कि 5 मार्च यानी 5 मार्च 1931 को गांधी एग्रीमेंट साइन करते हैं वाइसरॉय इरविन के साथ, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि गांधी इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि मैं जाके लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को यहां पे अटेंड करूंगा। दूसरी बात कि गांधी कहते हैं कि भैया मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप कर रहा हूं, और बदले में अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड इरविन कहता है कि मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, यानी उन सारे लोगों को जो अपने जेल में उठा के रखा है, उन्हें हम रिलीज करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं देखो बच्चों, गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप करना गलत तो नहीं माना जाएगा। गलत इसलिए नहीं माना जाएगा बिकॉज देश भर के अंदर जो हो रहा था, जो इंडियंस को ट्रीट किया जा रहा था, इंडियंस के साथ गलत हो रहा था, जो मार पिटाई चल रही थी इवन बच्चों की, विमेन की, महिलाओं की, वो यार देखने लायक तो बिल्कुल नहीं था। और 1 लाख से ज्यादा लोगों को उठा के जब जेल में भर दिया जाएगा तो ऐसे में किसी भी मूवमेंट का कोई वैल्यू रह नहीं जाता। तो यहां पे कहीं ना कहीं गांधी ने मूवमेंट स्टॉप करके आप कह सकते हैं यार एक अच्छा काम तो किया था, दैट इज बहुत सारे लोगों की आप कह सकते हो जान भी बचाई, ठीक है। तो गांधी और इरविन के बीच में इस पैक्ट को साइन किया गया, इस समझौते को साइन किया गया, इसको आप कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 गांधी ने कहा कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर रहा हूं, ठीक है, और अग्री करता हूं कि मैं जो है लंदन जाऊंगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूंगा और वहां पे भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की और फ्यूचर की बात करूंगा। और बदले में इरविन ने कहा कि हम क्या करते हैं, आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहां पे रिलीज कर देंगे। प्रिजनर मतलब बंदी जो कि जेल के अंदर है, पॉलिटिकल मतलब जो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पकड़े गए, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आता है, बारे में पूछता है, बहुत बार आपसे पूछता है, ठीक है, हो सकता है आपसे इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाई डिड द जाट्स एंड पाटीदार्स join the civil disobedience movement, explain the response of the business class to civil disobedience movement, how did the poor working classes join the movement। ऐसे कई सारे वेज में आपको एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं बेटा एक क्वेश्चन तैयार करो और एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके खुद के होत निकल आएंगे, राइट। चलिए, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि देखो जब हम बात करते हैं ना कि हाउ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट,
तो हर एक इंसान ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया था अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। अब जैसे किसानों की बात करें तो अगर आप देखेंगे जो जाट थे उत्तर प्रदेश के या जो पाटीदार कम्युनिटी थी गुजरात की, दोनों वो किसान कम्युनिटीज थी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना सामान बेचा करते थे। तो जब एग्रीकल्चरल डिप्रेशन आया तो इन लोगों को बहुत सारा लॉस होने लगा और इनकी रिक्वेस्ट थी ब्रिटिश सरकार से कि जब तक हालात सही नहीं हो जाते तब तक टैक्स लेना बंद कर दीजिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार तो ब्रिटिश सरकार थी, एक नंबर की नालायक। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो टैक्स पूरा वसूल करेगा, हम इसमें कोई रिवायत तुमको नहीं देगा। तो एज अ रिजल्ट इसी डिमांड को लेते हुए जो है आप देखेंगे कि जाट और पाटीदार क्या करते हैं, भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। चलिए तो एक एक पार्टिसिपेंट के बारे में लोग फटाफट से पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट पॉइंटर्स के थ्रू, एंड फटाफट से सारे बच्चे इस टॉपिक पे ध्यान देंगे बिकॉज लंबा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का सवाल आता है, तो प्लीज कोई भी गलती आपने यहां पे नहीं करनी है। आई बात समझ में? लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो देखिए पहले आते हैं जाट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पाटीदार कम्युनिटी ऑफ गुजरात। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कौन है, किसान की बड़ी कम्युनिटीज है, यानी किसान है, फार्मर है, ठीक है। एंड ये कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करते थे। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब होता है जिन्हें बेच करके आप पैसे कमाते हो। आई बात समझ में? एंड इनको इफेक्ट कब हुआ भाई? सिंपल सी बात है, जब ट्रेड डिप्रेशन आया। ट्रेड डिप्रेशन मतलब जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनाज का दाम था वो गिरना स्टार्ट हो गया। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं एग्रीकल्चर डिप्रेशन के बारे में लास्ट क्लास के अंदर। तो यहां पे ये लोग उसी डिप्रेशन के द्वारा इफेक्टेड थे कि भैया जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई और एग्रीकल्चरल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरने लगे तो इन बेचारों को क्या हुआ यार, बहुत ज्यादा लॉस होने लगा, ठीक है। इनकी कैश इनकम बिल्कुल रिड्यूस हो गई। तो एज अ रिजल्ट ये लोग क्या है बेटा, टैक्सेस या रेवेन्यू यहां पे सरकार को नहीं दे पा रहे एंड ये चाहते हैं कि सरकार इस रेवेन्यू को यहां पे माफ कर दे। बट सरकार क्या करती है, सरकार यहां पे बिल्कुल भी रेवेन्यू रिड्यूस करने के फेवर में नहीं, यानी टैक्स को कम करने के फेवर में नहीं। और इसी डिमांड के चलते अगर आप देखेंगे तो जाट और पाटीदार क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जाट्स एंड पाटीदार्स कौन है, दो ऐसी फार्मिंग कम्युनिटीज हैं जो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते हैं, यानी ऐसा अनाज, ऐसे क्रॉप्स जिसको आप कहीं ना कहीं मार्केट में बेच करके पैसे कमाते हो, और ये इंटरनेशनल मार्केट्स में अपना सामान बेचा करते थे। लेकिन जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उस टाइम पे क्या हुआ दोस्तों कि इनकी इनकम जो है गिरनी स्टार्ट हो गई, बिकॉज हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एग्रीकल्चरल चीजों के दाम जो थे मार्केट में गिरने लगे थे। और एक आम आदमी के लिए तो देखो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इंसान बिजनेस कर रहा है उसके लिए बहुत ही गड़बड़ है। अगर मान लो पहले 1 किलो गेहूं के मुझे अगर 100 रुपए मिलते थे तो आज वही 1 किलो गेहूं के अगर मुझे 10 रुपए मिलेंगे तो एज अ फार्मर मेरा बहुत तगड़ा नुकसान है। और यही हो रहा है जाट और पाटीदार के केस में। एंड ओवर एंड अबव दैट अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिटिश सरकार है इनसे तगड़ा पैसा वसूल रही है टैक्स के फॉर्म में, जो ये अभी फिलहाल भरने के केस में नहीं है। और ये चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार अपने टैक्स वसूली को कम कर दे एंड एज अ रिजल्ट ब्रिटिश सरकार क्या करती है, इस बात को मानने से मना कर देती है और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहां पे ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो जितनी भी बॉयकॉट कैंपेन्स हुई थी सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इनके लिए स्वराज का मतलब भारत की आजादी नहीं थी, इनके लिए स्वराज का मतलब था फाइट अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब तो टैक्सेस इनको पे करने पड़ने, ठीक है। तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, इनके लिए स्वराज का मतलब था कि भैया हाई फाइट टैक्सेस के अगेंस्ट एक लड़ाई, अगेंस्ट एक फाइट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आता बेटा हमारे यहाँ जो प्रेजेंटर है या आखिर क्या है क्यों, चलता वलता तो है नहीं भाई ये। इसको हमने नाम दिया पीपीटी चेंजर। मजे की बात क्या है बेटा, कभी चलता ही नहीं है। इसके में बैटरी देखना बेटा, बैटरी, हाँ अरे बेटा पुम्बा की बैटरी पड़ी हुई है, पुम्बा की बैटरी, सोच रहे हो पुम्बा के जूते आते हैं बेटा, पुम्बा के भी जूते देखे, पुम्बा की बैटरी मैंने पहली बार देखी यार, पुम्बा की बैटरी पड़ी हुई यार इसमें। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यार इन बेचारों के लिए जो हमारे तो इन बेचारों के लिए जो हमारे जाट्स एंड पार्टी जाते हैं, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये एज गुड एज नथिंग है, ठीक है। क्या बात है, लाइट वाही नहीं चल रही इसमें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बैटरी ही खत्म है इसकी, गरीबी मैं ओपी लेवल मैक्स यार, देख रहे हो बेटा तुम, आए है बहुत बुरा अरे यार ये थोड़ी ज्यादा बेइज्जती हो गई भाई अब पुम्बा की बैटरी कौन डालता है यार इसमें, पुम्बा की बैटरी डाल रखी, चल ही नहीं रहा यार, प्रेजेंटर ही नहीं चल रहा। ये देख रहे हो बेइज्जती हो, बच्चे कह रहे अरे सर गरीबो, है ना, मन से तो यही आवाज निकल रही होगी तुम्हारे, क्यों, है ना, मन ही मन बोल रहे हो कि अरे गरीबो बैटरी तक नहीं चेंज करवा पा रहे, करवा लूंगा यार, अगले दिन ले आऊंगा, ठीक है, डन चलो कोई नहीं भाई। तो हमने क्या देखा भैया कि जाट और पाटीदारों के लिए जो स्वराज का मतलब भारत का इंडिपेंडेंस नहीं है, इनका मतलब बहुत क्लियर है कि भैया हमको जो है टैक्सेस, जो हाई टैक्स हमको भरने पड़े उसको यहां पे रिड्यूस कर दो, ठीक। अच्छा,
जब गांधी जी बीच में मूवमेंट बंद करके भाग गए, ठीक, सिविल डिसोबीडियंस याद है आपको, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। अब गांधी जी क्या किए, बीच में मूवमेंट जो है बंद करके भाग गए, कब, 1931 के अंदर। तो लोग बड़े डिसअपॉइंट हुए। इसका रीजन भी था भैया कि जो रेवेन्यू रेट्स थे वो आपके रिवाइज हुए नहीं थे, तो जो टैक्सेस थे वो पहले ही जैसे थे। और गांधी जी के अंदर इन्होंने ये मूवमेंट को ज्वाइन ही इसीलिए किया था ताकि इनके टैक्स कम कर दिए जाए। अब गांधी जी बीच ही में सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करके लंदन भाग गए उधर मीटिंग करने के लिए, तो इनको लगा यार हमारे साथ तो गलत हो गया भैया, ये तो खतरनाक मोमो वाला मूवमेंट है ना, बिकॉज इनके लिए रेवेन्यू रेट्स कम नहीं हुए, वैसे ही हालात रहे। तो जब गांधी वापस आए, इन्होंने कहा चलो भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो इन्होंने कहा अब हम पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तो देखो गांधी वापस आए थे, गांधी 1932 में वापस आए, उन्होंने कहा एक काम करते हैं सिविल डिसोबीडियंस को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो भैया इन्होंने कहा देखो ऐसा है गांधी जी, ये तुम्हारा हो गया बहुत ज्यादा, हम अभी दोबारा पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरा आते हैं बेटा हमारे पुअर किसान या पुअर फार्मर्स, ठीक है। तो एक तो हमने देख लिया कि हमारे जाट और पाटीदार जो कि रिच फार्मिंग कम्युनिटीज थी, ठीक है, रिच फार्मर्स थे, अमीर फार्मिंग कम्युनिटीज थी, वो किस तरीके से इंपैक्ट हुए। अब आते हैं हमारे गरीब फार्मर्स के ऊपर, गरीब किसानों के ऊपर। देखिए गरीब किसानों का भी सेम ही डिमांड था कि रेवेन्यू इनका रिड्यूस कर दिया जाए, यानी जो टैक्सेस इनसे वसूले जा रहे हैं बहुत ज्यादा उसको यहां पे कम कर दिया जाए। अब इसमें बहुत सारे किसान ऐसे थे जो कि हमारे स्मॉल टेनेंट्स थे। टेनेंट का मतलब होता है जिसने रेंट पे जमीन ली हुई है जमींदार से। तो टेनेंट का मतलब क्या होता है, किरायादार, जो किराया देकर के किसी चीज को यूज करता है। अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे छोटे किसान ऐसे थे जो कि किराए पे जमीन लेकर के काम करते थे, जमींदारों को किराया देते थे और जमीन लेकर के उनसे किराए पे काम करते थे। अब क्या हुआ कि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जब एग्रीकल्चरल डिप्रेशन आया जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इनकी रेगुलर इनकम थी वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गई। सो एज ए रिजल्ट बेचारे ये लोग रेंट यहां पे नहीं दे पा रहे, किराया यहां पे नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो लोग क्या नहीं दे पा रहे, यहां पे किराया नहीं दे पा रहे जमीन का। देखो पहली सिंपल सी बात है कि हम लोग बात किसी कर रहे हैं, गरीब किसानों की, राइट। तो गरीब किसानों का भी सिंपल सा ही डिमांड है कि पहली बात तो टैक्सेस कम कर दिए जाए। दूसरी बात, इसमें से बहुत सारे छोटे किसान क्या करते थे, जमींदारों से किराया के ऊपर जो है जमीन लेकर के उस पर काम करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जमींदार हूं, मेरे पास किसान आया, उसने कहा भैया किराए पे जमीन दे दो, मैंने दे दी, अब वो मुझे किराया पे करता रहेगा और अपनी फार्मिंग करेगा, फार्मिंग से जो भी बेनिफिट आया वो उसका, ठीक। अच्छा अब अगर आप देखोगे इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते बेचारे फार्मर्स की इनकम की तो हालत खराब थी, बिकॉज पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की बैंड बजी हुई थी, तो इन बेचारों के पास पैसा आना बंद हो गया। अब जब पैसा ही नहीं होगा तो बेचारे किराया कहां से देंगे, रेंट कहां से देंगे। तो इनका डिमांड था कि जो लैंडलॉर्ड यानी जो जमींदार है वो यहां पे रेंट को ना रेमिट कर दे। रेमिट करने का मतलब है कि जो किराया बचा हुआ है वो जमींदार यहां पे ना ले। आई बात समझ में। तो क्या मतलब था इनका, सिंपल सा डिमांड था कि भैया जो भी किराया बचा हुआ है वो यहां पे जमींदार ना ले। सो एज अ रिजल्ट आप देखोगे बच्चों यहां पे कि हमारे जो बेचारे पुअर फार्मर्स हैं इनको हालांकि कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं रीजन है कि हमारे फार्मर्स का क्या था, हमारे फार्मर्स का सिंपल सा डिमांड था कि पहली बात गरीब किसानों का कि पहली बात टैक्सेस कम किए जाएं और दूसरी बात जो किराया बचा हुआ है उसको जमींदार लेने से मना करते। लेकिन कांग्रेस की फंडिंग कहां से आती है दोस्तों, कांग्रेस की फंडिंग आती थी यही बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जमींदारों से। तो अगर कांग्रेस इन गरीब किसानों के मूवमेंट को सपोर्ट करती तो यहां पे हमारे जमींदार बुरा मान जाते। बिल्कुल शादी में उन फूफा जी की तरह जिनको गरम गुलाब जामुन नहीं मिलता उनका मुंह बन जाता है, फूफा को बुलाया इसीलिए था बेइज्जती कराने के लिए, गरम गुलाब जामुन नहीं दिया हमको, ठंडा पकड़ा गए हैं, जान के किया है, 50 तरीके की नौटंकी। जब तक फूफा नाराज ना हो इंडियन वेडिंग होती ही नहीं है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि हमारे जो जमींदार लोग हैं यहाँ पे, जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं बड़े बड़े किसान हैं यहाँ पे जो जमीन किराए पे देते थे यहाँ पे अपनी, तो वो बिल्कुल हमारे शादी के फूफा जी हैं, है ना। और कांग्रेस इनको किसी भी हालत में नाराज करना नहीं चाहती, बिकॉज कांग्रेस ने अगर इनको नाराज कर दिया तो भैया कांग्रेस का फंडिंग कहां से आएगा, पैसा कैसे आएगा आंदोलन वगैरह करने का। तो एज ए रिजल्ट कांग्रेस ने कभी भी पुअर पीजेंट्स के या पुअर फार्मर्स के मूवमेंट्स को सपोर्ट नहीं किया। तो एज ए रिजल्ट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कई सारे और ऐसे मूवमेंट्स ज्वाइन करते हैं जिसको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग यहां पे चला रहे थे। भाई भारत के अंदर बहुत सारे और भी ग्रुप्स थे, कांग्रेस अकेली नहीं है। कांग्रेस बड़ी थी, ये नो डाउट कि यार कांग्रेस बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। कांग्रेस के अलावा भी कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स भारत में एग्जिस्ट करते थे। कई सारे लोग समाजवादी समर्थक थे, यानी सोशलिस्ट जिन्हें आप कह सकते हैं, जिनका मानना था कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, सरकार के पास कंट्रोल होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कहते हैं। तो ये भी कई सारे मूवमेंट चला रहे थे। और ये अगर आप देखेंगे तो जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट होते हैं ये वर्कर्स को और आपके किसानों वगैरह को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, राइट। तो बेचारे पुअर किसानों को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन इन लोगों का सपोर्ट मिला। तो कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन्स को यहां पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज ये जो अमीर फार्मर्स थे या इनके जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको दुखी करना नहीं चाहती थी, ठीक है।
अब मैंने एक बार इंटरव्यू में एक कैंडिडेट थे, उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा, उनसे मैंने ये कहा कि ऐसा बताया जाता है हमारे इतिहास की किताबों में कि कांग्रेस पार्टी ने भारत के लिए स्ट्रगल किया है, भारत को आजाद कराने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन था, सुनना बहुत ध्यान से, उसके बाद तुम भी मेरे को इसका होमवर्क में आंसर लिख के देना, मैं पूछूंगा दोबारा से अगली क्लास में तुमसे। कि मैंने उनसे क्वेश्चन किया है ना, एक इंटरव्यू में ले रहा था, लास्ट ईयर की बात है, कि मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर जिसने आजादी दिलाई वो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, हम लोग अभी तक ये सुनते आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो भारत के अंदर तो अमीर किसान भी आता है, गरीब किसान भी आता है, जमींदार भी आता है, और वो इंसान भी आता है जिसके पास जमीन नहीं है। तो फिर कांग्रेस ने यहां पे, जहां पे अमीर किसानों को सपोर्ट किया, वहां गरीब किसानों को सपोर्ट नहीं क्यों नहीं किया? तो क्या कांग्रेस के रोल को इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए समझा जाएगा या इंडिविजुअल एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में समझा जाएगा? सो दैट वाज द क्वेश्चन आई आस्क्ड इन द इंटरव्यू। मैंने पूछा था कि आप बताइए इसको एनालाइज करके। मेरे को बड़ा मजा आता है लोगों से बात करने में, खासकर जब इंटरव्यूज वगैरह लेने होते हैं। एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो अपने आप में यार बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि लाइक ट्विस्टेड भी था, काफी ज्यादा अलग सा ही था। तो यार तुम लोग भी इस क्वेश्चन को करके रखना, आज का टाइम दूंगा तुम्हें, तो अगली बार जब क्लास में आओगे तो इस क्वेश्चन को सोचना कि हम यही कहते हैं ना कि कांग्रेस ने भारत को आजादी दिला दी, इस ये कर दिया वो कर दिया। तो आप कई सारे इंस्टेंसेस देखोगे जहां पे कांग्रेस बड़ी पार्शियल है दोस्त। मैं कांग्रेस विरोध नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचना कि सर राहुल गांधी को आप ऐसा कह रहे हो कांग्रेस विरोध हो, अपने ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आप एज अ रोल ऑफ कांग्रेस अगर आप एनालाइज करोगे तो कैसा एनालाइज करोगे? बिकॉज आपने खुद देखा, आपके सामने है कि जहां जाट और पाटीदार जैसे अमीर किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है, वहीं बेचारे पुअर किसानों को जो है इसलिए सपोर्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि कहीं अमीर किसान और जमींदार लोग नाराज ना हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे फंडिंग वहीं से आ रही है। तो एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स, ये कभी अच्छी थी ही नहीं। तो यहां पे जो पार्टिसिपेशन है हमारे पुअर पीजेंट का, वो सिविल डिसोबीडियंस के अंदर काफी लिमिटेड है, या फिर आप कह सकते हैं कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलनों में तो बिल्कुल नहीं है। डन, आगे बात करते हैं फटाफट से। अच्छा, तो अब ये तो हो गई भाई पुअर किसानों की बात। अब हम लोग फटाफट से आएंगे किस पे यार? हमारी बिजनेस क्लास के ऊपर, यानी जो व्यापारी लोग थे। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इंडियन बिजनेसमैन ने बहुत प्रॉफिट्स कमाए थे, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया का जो बिजनेसमैन था वो मैक्सिमम चीजें ब्रिटिशर्स के लिए बना के दे रहा था। रीजन इज सिंपल, क्योंकि ब्रिटिश की खुद की फैक्ट्रीज इतनी पैक्ड थी और डिमांड इतनी ज्यादा थी, वो पूरी नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज से कहा कि आप हमारी डिमांड को पूरा करके दीजिए, और जिसमें इन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए, राइट। अब क्या था कि प्रॉफिट्स कमाने के बाद भारतीय बिजनेसमैन चाहता था कि अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यार जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी वो इतनी गंदी थी कि इंडियन बिजनेसमैन को आगे ग्रो करने ही नहीं देती। तो जब इनको अपना मतलब था तब तो इन्होंने बढ़िया प्रोडक्शन करवाया इंडिया वालों से, लेकिन जब मतलब निकल गया तब ये लोग क्या करते थे कि इंडियन बिजनेसेस को कभी ग्रो करने देते ही नहीं थे। तो इतनी गंदी पॉलिसीज थी इनकी। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो बिजनेस क्लास होता है बेटा, यानी जो हमारे व्यापारी लोग हैं, बिजनेस क्लास वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को आगे रखने के लिए सरकार के कुछ यहां पे ग्रुप्स बनाते हैं, कुछ यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो कि बनाई गई थी साल 1920 में, और दूसरी कहलाती है फिकी। फिकी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और ये फिकी आज भी ऑपरेशनल है दोस्तों, आज भी ये फिकी काम करता है। आज भी जो फिकी है बेटा आपका, ये बहुत सारी इवेंट्स करवाता है। आप इसको यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए आपका फिकी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो फिकी का फुल फॉर्म है कि फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927, ठीक है। अभी रिसेंट बताता हूं आपको, मेरी सिस्टर, मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर इज इनटू इवेंट्स एंड ऑल। तो अभी एक फिकी का ही इवेंट था जो उनकी कंपनी करवा रही थी, और उसको फिकी के बारे में नहीं पता था कि फिकी क्या है। तब मैंने बताया उसको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि क्या तुमको पता है कि फिकी का फॉर्मेशन आज का नहीं है, फिकी फॉर्म हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जमाने में 1927 के अंदर, मतलब डिसोबीडियंस के स्टार्ट होने से पहले ही, आप कह सकते हैं आजादी के पहले का ऑर्गेनाइजेशन है फिकी, दैट इज फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो एक क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्कर्स के अंदर, आपको डेट्स हो सकता है पूछ ले, तो याद रखिएगा कि भाई बिजनेस क्लास ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए, फिर गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए दो बड़े जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशंस यहां पे बनाए थे, एक 1920 में और एक 1927 के अंदर। डन, चलिए अब अगर बिजनेस क्लास की बात की जाए दोस्तों, तो बिजनेस क्लास के अंदर भी कुछ जबरदस्त लीडर्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे जेडी बिरला हो गए, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी कॉलोनियल लॉस थे, यानी ब्रिटिश सरकार के वो कानून जो इंडिया को बिजनेस नहीं करने देते, ऐसे सारे लॉस को इन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने इस बात का बिल्कुल विरोध किया था यार कि भारतीय इकोनॉमी के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा जमा लिया है, और इसी को अपोज करते हुए जो है इन्होंने सीडीएम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने ब्रिटिश पॉलिसीज को यहां पे क्रिटिसाइज किया,
तो आप याद रखिएगा दो नाम यहां पे, जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। ये कौन थे? बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडिया के बिजनेसमैन को फ्री करना चाहते हैं कॉलोनियल कंट्रोल से, और ऐसी पॉलिसीज डिमांड करना चाहते हैं जहां पे इंडियन बिजनेसमैन को फायदा हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग करते थे भाई, ये लोग फाइनेंशियल हेल्प किया करते थे, साथ ही साथ जितना भी इंपोर्टेड सामान है उसको खरीदने से या बेचने से मना कर देते थे। तो ये तरीके हैं बिजनेस क्लास के इंडिया के मूवमेंट को सपोर्ट करने के। ठीक है, कि दे रिफ्यूज, दे गिव फाइनेंशियल हेल्प एंड आल्सो दे रिफ्यूज टू बाय या सेल द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दूसरी चीज, अच्छा, तो इनके लिए स्वराज का मतलब बहुत अलग है। इनके लिए स्वराज का मतलब क्या है? इनके लिए स्वराज का मतलब था कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस को ट्रेड पर से रिमूव कर देना, हटा देना। दूसरी बात, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को यहां पे अलाउ करना बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। ठीक है, तो स्वराज का मतलब इनके लिए भारत की आजादी नहीं है, भारत का इंडिपेंडेंस नहीं है। बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब है कि जो ब्रिटिश सरकार ने व्यापार के ऊपर रोक लगा रखी है, रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, उसको यहां पे रिमूव कर दिया जाए और बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस को ट्रेड और इंडस्ट्री को ग्रो करने का इजाजत दिया जाए, इंडियन बिजनेसमैन को ग्रो करने का इजाजत दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब क्या था, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। डन, चलो अच्छा आगे बात करते हैं फटाफट से। ओके नाउ, अच्छा अब अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या था यार, कि जो हमारा जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो गांधी थे वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, लेकिन जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका फेल हो जाता है तो इनका भी एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है, राइट? बिकॉज इनके बिजनेस बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनके बिजनेस में इनको फायदा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, भले ही कांग्रेस के सिविल डिसोबीडियंस को फंड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट्स इनको चाहिए थे वो रिजल्ट्स यहां पे नहीं मिल पा रहे। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे बेटा तो इनको बहुत सारी बातों से यहां डर भी लगता था। क्या डर लगता था? नंबर वन, कि जितनी ज्यादा मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ेंगी, यानी जितना वायलेंस बढ़ेगा देश में, उतना ही ज्यादा इनका बिजनेस इंपैक्ट होगा। बिकॉज वायलेंस बढ़ने से क्या होता है कि बाजार आदमी लूट रहा है, शॉप्स बेचारी बहुत दिनों तक बंद हैं, व्यापार आप नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक बिजनेसमैन व्यापारी आदमी का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और देश के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ रही थी तो इनको टेंशन हो रही थी। दूसरी बात, बिजनेस इनका बहुत लंबे समय तक इफेक्ट चल रहा था, तो ऐसे आंदोलन जितने लंबे चलेंगे उतने लंबे समय तक मार्केट आपकी बंद रहेगी, और एक बिजनेसमैन या व्यापारी के एंगल से सोचिए तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तीसरी बात, अगर आप देखेंगे तो यार जो हमारे कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे यंग नेता थे जिनके अंदर सोशलिज्म का थॉट आ रहा था। अब सोशलिज्म की अगर हम बात करें, समाजवाद की बात करें दोस्तों, तो सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो कभी भी प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट नहीं करता। सोशलिज्म कहता है कि रिसोर्सेस को सरकार के हाथ में होना चाहिए और प्राइवेट बिजनेसमैन को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट, अगर सोशलिज्म स्ट्रांग हो गया भारत में तो ऐसे बिजनेसमैन की तो बैंड बच जाएगी, जो इनके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये कुछ बातें यार जो हमारे बिजनेस क्लास के आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक दो चीजें इसमें और बताऊंगा मैं आपको यहां पे। अच्छा डन, तो एक दो चीजें हम लोग और बताएंगे आपको यहां पे। एक चीजें मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, एंड बिफोर दैट लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। ठीक है, एक पोल करते हैं दोस्तों, चलो तो एक पोल करते हैं फटाफट से, लेट्स हैव अ पोल, एंड इसके बाद हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चल तो एक पोल करते हैं, चलिए एक पोल करते हैं, एक सवाल करते हैं, एंड देन लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, चलो अच्छा, अब अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पे ना एक चीज अपन ने मिस कर दी थी, एंड दैट इज मेजर डिमांड्स ऑफ द बिजनेस क्लासेस। ठीक है, चलिए तो मेजर डिमांड्स की यहां पे बात कर लेते हैं फटाफट से। मेजर डिमांड्स किसकी? हमारे बिजनेस क्लास की। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है कई बार कि यार मेजर डिमांड्स क्या थी हमारे बिजनेस क्लास की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो डिमांड्स हैं जो आपके सामने आती हैं। पहली डिमांड क्या है? पहली डिमांड सिंपल है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉरेन इंपोर्ट्स। ठीक है, कि जितना भी फॉरेन प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन इंपोर्ट्स। ठीक है, तो पहली डिमांड तो ये हो गई डन, कि भाई जितने भी फॉरेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी बाहर से सामान आ रहा है उसके अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। साथ ही साथ एक ऐसा रुपी और स्टर्लिंग का रेशियो बनाया जाए जिससे आपके इंपोर्ट यहां पे काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाए। रुपी स्टर्लिंग का रेशियो का मतलब होता है जैसे आज इंडिया और का जो करेंसी है वो रुपी है ना, और यूएस का करेंसी डॉलर है। अब आपको पता है कि इंडियन रुपी जो है अब काफी कमजोर है डॉलर के मुकाबले, लेकिन एक ऐसा रेशियो बना लिया जाए जिससे कि हमारा दोनों लगभग काफी इक्वलेंट हो जाए, या फिर आप कह सकते हो इंडियन रुपी मजबूत हो जाए, तो इससे हमारे व्यापार पे काफी इंपोर्ट पड़ेगा। ठीक, काफी इफेक्ट पड़ेगा, राइट? अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो इनका भी डिमांड कुछ ऐसा है, जो स्टर्लिंग है वो उधर ब्रिटिश करेंसी है और इधर रुपी अपना इधर के साइड वाला है। तो अगर आप देखोगे तो ये चाहते हैं कि स्टर्लिंग और रुपी के बीच का जो रेशियो एक्सचेंज का पैसों का, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का हो कि इंपोर्ट्स महंगे हो जाएं।
मतलब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े आपको सामान इंपोर्ट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई भी इंडियन प्रोड्यूसर जो है बाहर का सामान क्यों ही यूज करना चाहेगा, वो चाहेगा कि यार अपने ही देश के लोगों का सामान इस्तेमाल किया जाए। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प द इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो लिख लेते हैं बड़ा बच्चे क्या, रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट विल रिड्यूस इंपोर्ट्स। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 तो ही हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं क्या, रुपी स्टर्लिंग foreign exchange ratio that would reduce imports। ठीक है, that would reduce imports। डन, चलिए। इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप बाहर से कोई सामान यहां पे परचेज करते हो या फिर बाय करते हो। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने यहाँ पे अमीर पीजेंट्स के बारे में पढ़ा, गरीब वालों के बारे में पढ़ा, फिर हमने बिजनेस क्लास के बारे में पढ़ा। बिजनेस क्लास के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपल सी बात है ये पढ़ा कि यार वर्ल्ड वॉर के समय में इंडियन बिजनेसमैन ने बहुत पैसा कमाया एंड ये अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी इनको ग्रो करने नहीं देती, यानी ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज ऐसी थी कि इंडियन बिजनेसमैन को अपना बिजनेस फैलाने नहीं देती थी। राइट, चलिए फिर अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो जो इनकी मेजर डिमांड्स थी वो क्या थी कि यार जो फॉरेन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो फॉरेन से इंपोर्ट होकर सामान आ रहा है, उसके अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। कहने का मतलब सिंपल है कि ब्रिटिश सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आए जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। ठीक है, और दूसरा ये कहते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है दो करेंसी के बीच में, रुपी और स्टर्लिंग, इसको ऐसा बना दिया जाए कि जो इंपोर्टेड सामान है वो महंगा हो जाए। ये तभी हो सकता है कि भैया जब आपको जो आपकी करेंसी है वो ऐसी कुछ रेशियो में आ जाए कि आपको अगर बाहर से सामान खरीदना पड़ रहा है तो महंगा पड़ रहा हो, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में, बजाय बाहर का इंपोर्टेड सामान यूज करने के अपने देश में बना हुआ सामान ही आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इंडियन बिजनेस को फायदा होगा। तीसरी बात, इसी सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को आगे रखने के लिए इन्होंने दो संगठन बनाए। एक का नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और दूसरा था फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये बनाया गया 1927 में। फिर हमने देखा कि कुछ बड़े जबरदस्त इंडस्ट्रियलिस्ट थे ऐसे जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जिन्होंने ब्रिटिशर्स का भारतीय इकोनॉमी पे जो कंट्रोल था उसको क्रिटिसाइज किया। इन्होंने काफी ज्यादा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट भी किया, पैसे दिए, इनफैक्ट आप कह सकते हो जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे उसको खरीदने या बेचने से मना भी कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्वराज का मतलब बिजनेस वाले लोगों के लिए बहुत अलग था। स्वराज का मतलब बिजनेस पीपल के लिए था कि कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस यानी ब्रिटिश सरकार के जो फालतू के लॉज हैं व्यापार करने के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उनको हटा दिया जाए और ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के स्मूथली फंक्शन करने का परमिशन दिया जाए। ठीक है, अगर आप देखेंगे जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहां पे फेल हो जाती है, कोई आउटकम निकलता नहीं है, तो इनका भी एंथुसियाज्म काफी ज्यादा लूज हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो था यार हमारे बिजनेस क्लास का रिएक्शन। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें यहां पे, अब बात आती है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस की। तो देखिए इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास यानी इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर। अब यहां दोबारा अगर आप देखोगे तो कांग्रेस का आपको दोगलापन दिखाई देगा। क्यों कि एक समय पे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रही है, अमीर किसानों को, जमींदारों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब बात गरीब किसानों की आती है, जब बात आती है इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर की, वर्कर की, तब आप देखेंगे कांग्रेस इनको सपोर्ट नहीं करती। अब अगर आप देखेंगे जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज्यादा कम रह जाता है। इसके क्या कारण है, देखिए नंबर 1, मैक्सिमम लोगों ने, अगर आप देखोगे बहुत सारे लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि नागपुर जो महाराष्ट्र का इलाका है उसको छोड़ करके यहां पे मैक्सिमम लोगों ने इस सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका कारण था कि कांग्रेस जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के ज्यादा नजदीक है और यहां पे जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी मेजर डिमांड्स ही यही हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को अपोज करती हैं। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, बेचारे जो हमारे वर्कर्स थे ये ज्यादा बेटर वेजेस डिमांड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स को थोड़ा कम किया जाए, हमारे वर्किंग कंडीशंस को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। और अगर आप देखेंगे तो जिनके यहां ये लोग काम कर रहे थे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अक्सर कांग्रेस के बहुत अच्छे दोस्त लोग थे। ठीक है, तो कांग्रेस को डर था कि अगर कांग्रेस इन वर्कर्स को सपोर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त इसके नाराज ना हो जाएं। एंड एज अ रिजल्ट मैक्सिमम आप देखेंगे वर्कर्स कांग्रेस द्वारा चलाए गए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्सेप्ट नागपुर रीजन में कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बाकी पार्टिसिपेशन इनका बहुत कम है। दूसरी बात, कुछ वर्कर्स ने आंदोलनों में पार्टिसिपेट भी किया तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया। क्यों बॉयकॉट किया? बिकॉज ये चाहते थे कि इनकी आवाज को सुना जाए,
ये चाहते थे कि लो वेजेस को यहां पे बढ़ाया जाए, यानी जो उनको पैसा मिल रहा है काफी कम था, इनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर थी, और इसी को लेकर के अपोज कर रहे हैं लोग, आंदोलन कर रहे हैं। तो इन्होंने जब किसी चीज को बॉयकॉट किया, जब किसी फॉरेन प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया, तो उसका मुद्दा ये नहीं था कि भारत को आजाद कराना है, कांग्रेस को सपोर्ट करना है, इसका मुद्दा था कि जो इनकी प्रॉब्लम्स है इसको यहां पे हाईलाइट करना है। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि अगर आप देखेंगे तो रेलवे वर्करों ने 1930 के अंदर स्ट्राइक किया था। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना, अपना काम धंधा छोड़ के बैठ जाना। ऐसे अगर आप देखेंगे जो डॉक वर्कर्स हैं, डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? जहां पे शिप आपकी खड़ी होती है। शिप मतलब जहां पानी का जहाज खड़ा होता है ना दोस्तों, उसके साइड में आप देखेंगे बहुत बड़ा सा पोर्ट बना होता है, वहां लोग आते हैं, सामान स्टोर होता है, तो वहां पे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं आपके डॉक वर्कर्स। ठीक है, तो जो डॉक्स पे काम करने वाले लोग थे उन्होंने भी 1932 में एक बड़ा तगड़ा स्ट्राइक किया, हड़ताल किया, राइट। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 1930 में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है, आप देखेंगे बड़ा जबरदस्त इलाका है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, जहां पे काफी सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं और काफी सारे माइंस हैं यहां पे। तो ऐसी एक माइन थी जहां पे टिन निकाला जाता था, तो यहां के वर्कर्स ने क्या किया, गांधी कैप पहन के, गांधी जी की टोपी होती है आपने देखा होगा ऐसे ट्रायंगल तरीके की, जैसे नेता लोग आजकल पहना करते हैं, तो ऐसी गांधी कैप पहन करके इन्होंने प्रदर्शन किया था और कई सारी बॉयकॉट कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया था। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स यहां पे अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो बॉयकॉट हो, चाहे वो आंदोलन हो या हड़ताल करना हो, है ना, अपना काम ना करना हो, उनका क्लियर रीजन बहुत सिंपल है, वो कांग्रेस को नहीं सपोर्ट कर रहे, वो कांग्रेस के चलाए हुए कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अपने अधिकारों के लिए ऐसे सारे मूवमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। उनके अधिकार यानी सिंपल सी बात है, बेहतर वेजेस, बेहतर वर्किंग कंडीशंस, बेटर वर्किंग आवर्स, ये इनके मेजर मेजर डिमांड्स थे। जितने भी वर्कर्स हैं वो इस बात को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेगा कि इन्होंने कांग्रेस द्वारा चलाए गए मूवमेंट्स को यहां पे क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो उसका रीजन बहुत सिंपल है कि कांग्रेस अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को ज्यादा सपोर्ट करती थी और ऐसे वर्कर्स के मूवमेंट्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करती खुल करके। सो एज अ रिजल्ट कांग्रेस और इनके बीच का जो रिश्ता था वो कभी अच्छा हो ही नहीं सका। चलिए आगे बात करेंगे इसी के साथ दोस्तों। नाउ अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस में वो यहां पे कैसा था। तो अगर आप महिलाओं की बात करेंगे तो भैया नारी शक्ति ओपी गाइस, है ना। अगर आप महिलाओं की बात करेंगे तो आपको यहां पे इनके पार्टिसिपेशन पे गर्व भी होगा और कांग्रेस और गांधी जी की आइडियोलॉजी पे गुस्सा भी आएगा। अब मैं आपको एक केस स्टडी दूंगा, उस केस स्टडी के बाद हम 2 क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक, फिर उसके बाद मैं आपके चैट्स ऑन कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब आप पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन की बात करेंगे, जब आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपको गर्व भी होगा और सिमिलरली आपको कांग्रेस पे गुस्सा भी आएगा। क्यों, उसका रीजन समझते हैं। देखिए नंबर 1, अगर आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने बड़ी मात्रा में यहां पे पार्टिसिपेट किया था सॉल्ट मार्चेस के अंदर, चाहे वो बॉयकॉट कैंपेन्स रहे हों, चाहे वो लिकर की शॉप्स को ब्लॉक करने का काम रहा हो, चाहे वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने का काम रहा हो। तो ऐसे जितने भी कैंपेन्स चलाए गए सब में महिलाओं का पार्टिसिपेशन आपको बढ़ चढ़ के दिखाई देता है। दूसरी बात, अब अगर आप देखेंगे तो अर्बन एरियाज यानी शहरों के अंदर ये जो महिलाएं थी ये अपर कास्ट फैमिली से आ रही थी, हाई कास्ट फैमिली से आ रही थी, और वहीं गांव के अंदर ये जो महिलाएं थी ये अमीर फार्मर की जो फैमिलीज थी, जो रिच किसान लोग होते थे उनकी फैमिली से आया करती थी। ठीक है, मतलब फैमिली से आने का मतलब है कि किस तबके की या किस लेवल की विमेन यहां पे पार्टिसिपेट कर रही। तो अर्बन एरियाज में जो हाई कास्ट परिवार हैं, हाई कास्ट फैमिलीज हैं, उनके फैमिलीज की विमेन आके पार्टिसिपेट कर रही हैं। और रूरल एरियाज के अंदर अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो जो अमीर किसान लोग हैं, जमींदार लोग हैं, वहां की जो महिलाएं हैं उनके परिवार की, वो यहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आप देखेंगे तो जिनका पब्लिक पार्टिसिपेशन था, इससे इनकी सामाजिक कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आया। अगर आप देखेंगे जो इनका इंक्रीज पब्लिक रोल है कि ये आंदोलन कर रही हैं, फ्रंट से चीजों को लीड कर रही हैं, तो इससे शायद इनके आप कह सकते हैं सोशल स्टेटस में कोई बढ़ा मतलब इंक्रीज हो गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकी सामाजिक हालत बिल्कुल वैसे की वैसी हो गई। एक केस स्टडी पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये 5 मार्क्स का कि व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कि लिमिट्स का मतलब होता है कि भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहां पे किन किन लोगों तक नहीं पहुंच पाया, कि व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 5 नंबर का सवाल है। तो दोस्तों आखिरी 2 टॉपिक्स हैं हमारे, लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, फिर मैप वर्क करा करके आपका चैप्टर वाइंड अप। तो ऑलमोस्ट 10-12-15 मिनट मैक्सिमम, यानी 6 बजे तक मैंने कहा था 6 बजे तक की क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो लिमिट्स ऑफ द सीडीएम का मतलब होता है कि वो कौन कौन से ऐसे लोग थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन पाए। ठीक है,
इसमें नंबर 1 हम लोग बात करेंगे दलित्स की, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे दलित पार्टिसिपेशन। तो दलित बेसिकली कौन होते हैं? दलित का मतलब होता है सताया हुआ या फिर ऑप्रेस्ड इंसान। आपको याद है दोस्तों कि भारत के अंदर जो जाति प्रथा, जिसको आप कास्ट सिस्टम कहते हैं, इसके सबसे बुरे अगर कोई सफरर है तो हमारे दलित लोग हैं, हमारा दलित समाज है। बेसिकली ये वो लोग थे जिनको पुराने जमाने में जो अपर कास्ट लोग होते थे बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक प्लेसेस में इनको अलाउ नहीं किया जाता था, नॉर्मल कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, मंदिरों के अंदर नहीं जा सकते थे, शहरों के बाहर रहना पड़ता था। तो ऐसे कई तरीके के आप कह सकते हैं इनजस्टिसेस हमारे दलित लोगों के साथ होते थे। तो दलित्स को जो है आप देखोगे बेटा तो कांग्रेस कभी सपोर्ट नहीं करती खुल करके, गांधी करते हैं बट कांग्रेस कभी खुल के सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि अगर दलितों को सपोर्ट किया तो जो अपर कास्ट हिंदूज हैं वो यहां पे ऑफेंड हो जाएंगे, है ना, वो यहां पे बुरा मान जाएंगे, जिनको हम कहते हैं ना अपर कास्ट सनातनीज या अपर कास्ट हिंदूज, बिकॉज कांग्रेस के अंदर उनका काफी बड़ा मेजोरिटी था। तो एज ए रिजल्ट कांग्रेस कभी भी ऐसे मूवमेंट्स को सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, नंबर 1। अब दलित्स को अगर आप देखेंगे, जिनको कई बार अनटचेबल्स कहा जाता था, ठीक है, तो इनके स्वराज के कॉन्सेप्ट से इनको कुछ खास इंपैक्ट पड़ा नहीं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी इनको हरिजन कहते थे। हरिजन का मतलब होता है बच्चे, किसके बच्चे? हरि के बच्चे, यानी चिल्ड्रंस ऑफ द गॉड। एंड ये कहते थे कि बिना इनके पार्टिसिपेशन के, बिना इनको अधिकार मिले, स्वराज का मतलब हो ही नहीं सकता। स्वराज तभी अचीव होगा जब बेचारे हमारे इन लोगों को यहां पे पार्टिसिपेशन के मतलब राइट्स मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। इनफैक्ट आप देखोगे तो गांधी ने खुद सत्याग्रह किया ताकि इन लोगों को पब्लिक प्लेसेस के अंदर, चाहे पब्लिक टेंपल्स हो, चाहे आप और भी पब्लिक मार्केट्स की बात करिए, तो पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो है इन लोगों को एंट्री दी जा सके। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे दोस्तों तो गांधी ने खुद टॉयलेट साफ किया। टॉयलेट मतलब वही टॉयलेट जिसके अंदर तुम जाके सुबह सुबह बैठ जाते हो और बैठने के बाद बेटा अपना पूरा प्रोग्राम वहां पे फिर स्टैब्लिश करते हो, तो वही वाले टॉयलेट की बात की जा रही है। तो आप देखोगे कि हर महीने उसको साफ करवाने के लिए कोई ना कोई इंसान तो आता होगा, आप बुलाते होगे ना क्लीनिंग करवाने वाले लोग जो टॉयलेट को आके साफ करते होंगे। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि ऐसे लोग जो बेचारे टॉयलेट साफ किया करते थे उनसे लोग बड़ा हेट करते थे, कहते थे यार आपका काम बहुत गंदा है। तो यहां पे गांधी ने क्या किया? गांधी ने खुद यहां पे टॉयलेट साफ करके दिखाए, इस बात को प्रूव करने के लिए कि कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम गंदा नहीं है। और अपर कास्ट के लोगों से कहा कि भैया अपने दिल को बदलिए, अपने दिल को बदल के देखिए और इन लोगों को रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। हालांकि अगर आप देखेंगे दलित्स का इन सबसे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा दलितों को। उन्होंने कहा ठीक है गांधी जी बहुत अच्छी बात है, आप सत्याग्रह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दैट्स फाइन, लेकिन हमको लगता है कि हमें तब तक यहां पे इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन हमारी प्रॉब्लम्स का नहीं निकाला जाता। तो दलित को यहां पे इन सारे तरीके के मूवमेंट से, सत्याग्रह से कुछ लेना देना नहीं था। इनका सिंपल था कि हमें चाहिए पॉलिटिकल सोल्यूशन। और पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए और एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली आपने किसी एरिया को सिलेक्ट कर लिया जहां से एक दलित मेंबर ही चुनाव लड़ेगा और सारे दलित ही होंगे जो उसको वोट करेंगे। इसको हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट बनाना। आज भी अगर आप देखेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट हमारे भारत संविधान में आता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां से जो कैंडिडेट चुनाव में कोई शेड्यूल कास्ट का बंदा ही खड़ा हो सकता है, हालांकि उसको वोट करने वाले जो लोग होंगे वो जनरल हो सकते हैं, ठीक है। बट यहां पे जो दलित डिमांड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको एक ऐसा एरिया दे दीजिए चुनाव के अंदर कि जहां से खड़ा होने वाला भी कैंडिडेट दलित हो और उसको वोट करने वाले भी सारे लोग दलित हो, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए सरकार के अंदर। आई बात समझ में? तो गांधी के स्वराज के कंसेप्ट से ये लोग बिल्कुल भी इंपैक्टेड नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, इनको चाहिए पॉलिटिकल सोल्यूशन। इनफैक्ट सेम बात को लेकर के आप देखेंगे तो बी आर अंबेडकर और गांधी जो है दोनों की लड़ाई हो जाती है जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर साहब इस बात को जो है ब्रिटिशर्स के आगे रखते हैं कि हमको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, और गांधी इस बात को अपोज करते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है? दोनों में जाता लड़ाई झगड़ा, ठीक है। चलो अब अगर आप देखेंगे तो इसी से निकल करके आता है आपका पूना पैक्ट ऑफ 1932। अब देखिए होता क्या है कि जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर है, इन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे दलित भाई लोग थे इनकी एक संगठन बनाया, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे आप कहते हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। कब बनाया गया? 1930 के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था? एक मीटिंग था जहां पे भारत के कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया गया था और इसी एजेंडे से बुलाया गया था कि भारत की आगे की राजनीति को यहां पे क्या किया जाए बच्चे? सेटल किया जाए। डन। चलिए अब अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या किया कि दलितों का एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे आप कहते हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। कब बनाया? 1930 में। और जब अंबेडकर साहब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, वहां गांधी भी आए हुए थे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि दोनों में हो गई लड़ाई
किस बात को लेकर के? इसी इशू को लेकर के, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। बिकॉज अंबेडकर ने कहा कि भैया हमको तो चाहिए और गांधी इस बात को अपोज कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स तो एक नंबर के नालायक थे, उनको तो चाहिए था कि भारत में लड़ाई झगड़ा हो, भारत में कभी यूनिटी पैदा ना हो, तो वो क्या करते हैं, अंबेडकर की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहते हैं ठीक है अंबेडकर साहब, हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रहे हैं, आप एक काम करिए, अब जो है आपका जो चुनाव का इलाका रहेगा, एरिया रहेगा, उसमें खड़ा होने वाला भी दलित होगा और वोट करने वाले भी सारे दलित होंगे। और जब ये बात यहां ब्रिटिश एक्सेप्ट कर लेते हैं अंबेडकर की डिमांड को, तब यहां गांधी हो जाते हैं ऑफेंड। गांधी कहते हैं भैया ये तो बहुत गलत हुआ। तो गांधी कहते हैं मैं चला जा रहा हूं आमरण अनशन पे, यानी फास्ट अनटू डेथ, यानी जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती, यमराज स्वयं सामने नहीं दिख जाते, तब तक अन्न का एक भी दाना नहीं खाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खाने वाला जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते। अब ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव था, बिकॉज गांधी अपने आप में एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर थे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकल प्रेशर किस पे बनेगा, अंबेडकर के ऊपर, बिकॉज गांधी इसी बात से नाराज होकर के कहां चले गए, आमरण अनशन पे। गांधी कह रहे हैं भैया मैं कुछ खाना पीना नहीं खाऊंगा। ये बात तुमने कैसे एक्सेप्ट करवा ली ब्रिटिशर से, तो बहुत गलत है। बिकॉज गांधी को लगता है कि अगर आप पूरे टाइम दलितों को यही फील कराते रहोगे कि आप समाज का हिस्सा नहीं हो, तो कभी समाज का हिस्सा बन ही नहीं पाएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड जहां पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, वहीं एक और प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, और वो ये है कि यार दलितों को हमेशा जो कॉमन आदमी है वो अलग ही समझेगा। तो गांधी का आइडियोलॉजी यहां पे बिल्कुल यही था कि यार सिंपल सी बात है, गांधी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होगा कि जो दलितों का सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन मतलब मिलने का जो प्रोसेस है, वो यहां पे स्लो डाउन कर जाएगा। और अंबेडकर का कहना था कि हमें पता है कि समाज कैसा है, समाज सिर्फ अपर कास्ट वालों से भरा है, कांग्रेस भी कभी दलितों को सपोर्ट नहीं करती, तो जब तक दलित के पास पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं होगा तब तक दलित कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और गांधी इस बात के अपोज है। गांधी कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो हमें लगता है कि देश का विभाजन होगा, देश और ज्यादा डिवाइड होगा। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि दलितों को आप कभी एक नॉर्मल सोसाइटी का हिस्सा बना ही नहीं पाओगे। अब सिंस अगर आप देखेंगे कि यार गांधी फास्ट अनटू डेथ पे हैं, गांधी बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पे जो अंबेडकर साहब पे पॉलिटिकल प्रेशर है वो बहुत तगड़ा यहां पे बढ़ता जा रहा है। तो एज ए रिजल्ट इसका मिडिल वे निकाला जाता है, मिडिल पाथ निकाला जाता है, जहां पे अंबेडकर गांधी के इस क्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं और रिजल्ट होता है इसका पूना पैक्ट, जिसे साइन किया गया था सितंबर 1932 के अंदर। अब सितंबर 1932 में जो पूना पैक्ट साइन हुआ है, उसके हिसाब से गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को माना, लेकिन उसमें एक चेंज था। उसमें चेंज क्या था देखिएगा। इसने क्या किया कि जो डिप्रेस क्लासेस थे हमारी, जिनको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं आज के जमाने में, इसको रिजर्व्ड सीटें दे तो दी, किसमें, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, लेकिन इनको वोट करने वाला जो इलेक्टोरेट होने वाला है वो अभी जनरल ही होगा। क्या होगा बच्चों, एक जनरल इलेक्टोरेट ही इनको यहां पे वोट करेगा। आई बात समझ में? तो हमने क्या सीखा यहां पे कि पूना पैक्ट में क्या चेंज हुआ। पूना पैक्ट से पहले अंबेडकर का डिमांड था कि यहां पे वोटिंग भी दलित करेंगे और खड़े होने वाला भी दलित होगा, लेकिन पूना पैक्ट के बाद क्या हुआ, इसमें थोड़ा बदलाव आया। अब क्या होगा कि जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना, जो स्टैंड कर रहा है, वो एक दलित पर्सन होने वाला है, और उसको वोट करने वाली जो जनता है वो कॉमन कैटेगरी की होगी, मतलब किसी भी कास्ट की हो सकती है, किसी भी क्लास की हो सकती है, ठीक है। तो पहले क्या था कि दलित ही वोट करेगा, दलित ही खड़ा होगा। पूना पैक्ट के बाद ये क्लॉज चेंज हो गया कि खड़े होने वाला तो दलित पर्सन होगा, लेकिन जो वोट करने वाले लोग होंगे वो जनरल होंगे, यानी किसी भी क्लासेस के हो सकते हैं। सो दिस वॉज द पूना पैक्ट ऑफ 1932। क्लॉजेस बहुत सारे हैं इसके, लेकिन मेन क्लॉज जो है बेटा वो इसका यही था। अब दूसरी बात करते हैं, देखो बहुत ओवरलोड आपको नहीं करूंगा मैं, आज ट्राई करते हैं, मैंने कहा था 6 बजे तक ही आपको पढ़ाऊंगा, तो 6 बजे तक ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अपन ज्यादा होगा तो एक लेक्चर और कर लेंगे। अब देखो सेकंड स्लॉट होता मेरा तो शायद मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता इसको, बट अगेन मुझे पता है कि आपकी 6:30 क्लास होती है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। बिकॉज मैप करवाना है, एक दो केस स्टडीज करवाने हैं, तो ऑब्वियस सी बातें जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे, हमने यहाँ पे 2-3 चीजें पढ़ी। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिकॉल देता हूं सारे बच्चों को, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने बहुत सारी बातें, हमने सीडीएम से स्टार्ट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, और वहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ, ठीक है। फिर हमने भी ये पढ़ा कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वायलेंट हो गया तो गांधी ने उसको स्टॉप कर दिया, और उस जमाने के जो वाइसरॉय इरविन थे उनके साथ एक समझौता कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, जिसे आप गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसके हिसाब से गांधी चले गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और इरविन ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहां पे रिलीज कर दिया, राइट। फिर हमने देखा कि यार किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अलग अलग लोगों ने यहां पे समझा। सबसे पहले हमने बात की जाट और पाटीदारों की, जो कि अमीर किसान लोग थे, जो इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान बेचा करते थे। जब इंटरनेशनल मार्केट में डिप्रेशन आया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के पास दाम गिरने लगे, तो उनको टैक्स देना मुश्किल होगा, और ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार यहां पे टैक्स हटा दे। तो एज ए रिजल्ट इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया।
लेकिन जब मूवमेंट आपका आप देखोगे, जब आपका मूवमेंट बीच में ही स्टॉप हो गया तो इनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। फिर गरीब किसानों की बात करें तो गरीब किसानों के साथ भी यही दिक्कत थी कि वो लोग किराए पे लेके जमीन फार्मिंग करते थे और बहुत सारे लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि वो किराया दे सकें, बिकॉज एग्रीकल्चर फील्ड जो है बहुत ही बुरी हालत में थी। तो चाहते थे कि जो जमींदार हैं यहाँ पे किराया ना लें। बट अगर आप देखेंगे तो ऐसी कैंपेन्स को कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है, बिकॉज कांग्रेस के जो दोस्त थे वो बड़े बड़े जमींदार लोग थे और उनको नाराज नहीं करना चाहती थी। तो बेचारे जो पुअर किसान थे उन्होंने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट द्वारा चलाए गए बहुत सारे इवेंट्स को यहाँ पे, मूवमेंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है, कांग्रेस वाले को नहीं ज्वाइन कर पाए। फिर हमने बात की यहाँ पे किसकी, बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास चाहती थी कि जो कॉलोनियल कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर उसे यहाँ पे हटाया जाए, ठीक है, और इस वजह से उसने कांग्रेस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। लेकिन जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकला तो ये लोग बड़े ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे महिलाओं के बारे में, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया, लेकिन उसके बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन के बाद भी जो उनका सोशल अथॉरिटी या पोजीशन है उसमें कुछ खास बदलाव यहाँ पे नहीं आया। तो ये सारी बातें हमने की यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट के बारे में। फिर हमने यहां पे बात किया किसका, लिमिट्स ऑफ द सीडीएम। लिमिट्स का मतलब होता है दोस्तों कि कौन कौन से लोग यहां पे पार्टिसिपेट नहीं किए। तो सबसे पहला नाम आता है हमारे दलित भाइयों का। तो दलित लोग के साथ क्या था कि दलित्स या डिप्रेस्ड क्लासेस आप जिन्हें कह सकते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें मतलब बहुत सालों से सताया जा रहा है हाई कास्ट के द्वारा, इनके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो गांधी जी ने जो है इनको हरिजन कहते थे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहते थे, और इनका मानना था कि बिना इनके स्वराज अचीव नहीं कर सकते। इनफैक्ट गांधी ने खुद सत्याग्रह किया था यहाँ पे, इनको पब्लिक प्लेसेस में एंट्री दिलवाने के लिए खुद टॉयलेट साफ करके दिखाए थे। अपर कास्ट से कहा था कि आप अपने मन को बदलिए और इनको रिस्पेक्ट दीजिए, इनके साथ आप सम्मान के साथ पेश आइए। लेकिन दलितों को पता था कि यार इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन्हें चाहिए पॉलिटिकल सोल्यूशन। तो पॉलिटिकल सोल्यूशन सिंपल था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जाए, और दूसरी बात जो है यहां पे जितना भी आपका पॉलिटिक्स है ना, वहां पे भी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था। कहने का मतलब है जब चुनाव करवाए जाए यहां पे तो उनको अश्योर्ड नंबर ऑफ सीट्स दी जाए काउंसिल्स के अंदर, और वो तभी पॉसिबल होंगी जब आपका दलित कैंडिडेट खड़ा होगा चुनाव में और उसको वोट करने वाले भी सारे दलित होंगे। अब इसी बात को लेकर के जो अंबेडकर और गांधी उनकी भिड़ंत हो जाती, लड़ाई हो जाती, कहां पे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। और अंबेडकर इस बात को, प्रपोजल को ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं और ब्रिटिशर्स इस बात को मान जाते हैं, और इस बात के अप्रूव होते ही गांधी कहते हैं भैया मैं तो जा रहा हूं अ फास्ट अनटू डेथ, यानी आमरण अनशन पे। अब पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है और गांधी और अंबेडकर के बीच में आप देखेंगे एक एग्रीमेंट निकल के आता है सामने, इसको पूना पैक्ट कहते हैं, सितंबर 1932 का। तो पूना पैक्ट में एक चीज चेंज होती है, दैट इज कि यहां पे नो डाउट कि रिजर्व्ड सीट्स मिल जाती हैं दलितों को, कहां पे, आपके काउंसिल्स के अंदर, लेकिन खड़ा होने वाला कैंडिडेट एक दलित होगा, लेकिन उसको वोट करने वाले लोग जनरल कैटेगरी के ही होंगे, यानी कॉमन लोग होंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस होते हैं यहां पे, एंड दिस इज व्हाट वी स्टडीड सो फार, ठीक है। चलो, तो क्लास को दोस्तों आज यहीं तक रखेंगे, एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं इसका लूंगा आपके साथ, ठीक है। लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट भी है इसके, हालांकि नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे आज ही कंप्लीट, ठीक है। एंड अगले क्लास के